गौतम बुद्ध के अनमोल वाणी में वह बुद्धि के जोर पर दुश्मन से बिना लड़े उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, यह तरीका बताया है। गुरु कहते हैं कि जीवन शांत और सरल होना चाहिए, और अगर जीवन में लड़ाई और हिंसा जैसे प्रसंग आए तो उन पर बुद्धि के जोर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो समझते हैं, इस बौद्ध कहानी के द्वारा हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में दो बलशाली साम्राज्य थे। दोनों में बहुत बार लड़ाई होती थी, लेकिन यह साम्राज्य कोशी नदी के पूरब में तो दूसरा पश्चिम में था। अगर पूर्व में लड़ाई होती तो अपने इलाके से पूरब वाले पश्चिमी साम्राज्य को खदेड़ देते, और पश्चिमी इलाके में पूर्व वाले हमला करते तो अपने भूमि से पश्चिमी साम्राज्य वाले पूर्व वालों को खदेड़ देते। कोसी नदी दोनों के बीच होने के कारण एक अविभाज्य सीमा रेखा थी। पूर्व के साम्राज्य वाले राजा को बेटा नहीं था और उसकी उम्र भी हो गई थी। उसको एक बेटी थी, वही उस राज्य की राजकुमारी थी। तो पश्चिमी इलाके में जो राजा था वह नौजवान था। कुछ समय बीतने के बाद पूर्व के साम्राज्य वाले राजा का निधन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी राजकुमारी को बनाया गया। लेकिन राजकुमारी को राज्य का कार्यभार देने के कारण वहां के राज दरबारी न खुश थे। उनमें से बहुत से राज दरबारी पश्चिमी साम्राज्य से मिल गई। इसके कारण पश्चिमी साम्राज्य की ताकत बढ़ गई। वहां के राजा ने पूर्व के साम्राज्य पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन पूर्व की राजकुमारी दिमाग से बहुत तेज थी। उन्होंने अपने सेवा में महिला बटालियन भी तैयार कर ली थी। कुछ दिनों बाद पश्चिमी साम्राज्य के राजा ने अपना दूत भेजकर राजकुमारी को कहा कि आपका साम्राज्य हमारे साम्राज्य में शामिल कीजिए, नहीं तो लड़ाई के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उस वक्त पूर्वी साम्राज्य की स्थिति कमजोर हुई थी, क्योंकि उनके बहुत से लोग पश्चिम साम्राज्य से मिले थे। इस वक्त लड़ाई करना ठीक नहीं है, यह राजकुमारी जानती थी। तभी उसने उस दूत के पास संदेश भेजा कि हमारी साम्राज्य के परंपरा के अनुसार हम किसी भी साम्राज्य में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हमारे सामने लड़ाई करने के सिवा कोई भी विकल्प नहीं है, और लड़ाई में हमारे पास महिला बटालियन है। अगर लड़ाई में आप जीत गए तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि महिला से जितना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर तुम हमसे हार गए तो सारी दुनिया में तुम्हारी इज्जत चूर चूर हो जाएगी। लोग कहेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य महिला के सामने परास्त हो गया, और आप इतिहास में बदनाम हो जाएंगे। यह बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन में कहा, पूर्व की राजकुमारी ने बात तो सही कही है। उसके मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर हम हार गए तो दुनिया से मिट जाएंगे। लेकिन वो सीधे सीधे समझौता नहीं करना चाहता, इसलिए उसने राजकुमारी के सामने शर्त रखी कि अगर युद्ध रोकना चाहती हो तो तुम्हें हमसे मिलना होगा, लेकिन आते समय पैदल भी नहीं आना है, और किसी प्राणी या डोली में बैठकर नहीं आना है। आते समय कोई वस्त्र भी पहनकर नहीं आना, और खुले बदन भी नहीं आना। आते वक्त कोई भेंट वस्तु नहीं लाना, और खाली हाथ भी नहीं आना। पश्चिम राज्य के राजा का पैगाम सुनकर पूर्व की राजकुमारी चिंतित और बेचैन हो गई, लेकिन कुछ समय बाद वह एकाग्र मन करके बैठ गई। एक महिला के लिए यह बहुत कठिन था, लेकिन वह राजकुमारी थी। सारे राज्य की जिम्मेवारी उसके कंधों पर थी। शांत मन से विचार करने के बाद राजकुमारी ने पश्चिम राज्य में जाकर शर्तों के साथ वन्हा के राजा को मिलने का फैसला किया। पर उसी वक्त राजा के सामने कुछ शर्तें रखी। राजकुमारी के अनुसार अगर उसने राजा की शर्त पूरी की तो राजा को वचन देना पड़ेगा कि वह पूर्वी राज्य पर कभी हमला नहीं करेगा। अगर आने वाले वक्त में पूर्वी राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो राजा को पूर्वी राज्य के पक्ष में युद्ध में उतरकर बाहरी आक्रमण से पूर्वी राज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। और तीसरी शर्त, पूर्वी राज्य के बहुत से गद्दार पश्चिमी राज्य से मिले हैं, उन्हें बंदी बनाकर पूर्वी राज्य के हवाले कराना होगा। राजा ने पूर्वी राज्य की राजकुमारी की शर्तों पर तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि राजा को भरोसा था कि राजा ने रखी हुई शर्तें सिर्फ मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है, वह एक राजकुमारी पूरी नहीं कर सकती। यह राजकीय पता था। साथ ही उसने राजकुमारी को चेतावनी दी आई कि मैंने रखी हुई शर्तें पूरी नहीं की तो तुम्हें हमारे राज्य के छत्र के नीचे अन्न पड़ेगा, और राजकुमारी को आने के लिए 2 दिन का वक़्त दिया। राजकीय शर्त के अनुसार उसे पैदल डोली या किसी प्रति के ऊपर नहीं जाना था, तो वह शाहमृग पक्षी पर बैठ गई। दूसरे शर्त के अनुसार कोई वस्त्र भी पहनना नहीं था,
और खुले बदनामी नहीं आना है तो राजकुमारी अपने बदन पर जाली को इस तरह लपेटा की प्रक्रिया बदन ढक जाए। तीसरी शर्त के अनुसार राजकुमारी को कोई भेंट वस्तु भी नहीं लेनी थी और खाली हाथ भी नहीं आना था। इसलिए राजकुमारी ने अपने हाथों में कबूतर पकड़कर ले गई। वह राजा के सामने जाकर शाहमृग के ऊपर से उतर गई। उसके बदन पर लापता हुई जाली किसी सुंदर राजवस्त्र के समान दिखती थी और राजकीय पास जाते ही उसने अपने होठों में पकड़ा हुआ कबूतर आगे करके खुला कर दिया। राजा के देखते ही और हाथ आगे करनी, पहले कबूतर उड़ गया। इसी तरह राजकुमारी ने पश्चिमी राजकीय सरों शर्तें पूरी की और अपने बुद्धिमान होने का परिचय दिया। एक असंभव को संभव करके राजकुमारी ने पश्चिम राज का दिल जीत लिया। राजा इस बात पर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने तुरंत ही राजकुमारी की सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह राजकुमारी ने साथ में रहने वाले लेकिन वक्त पर पलटने वाले गद्दार को राजकीय मदरसे बंदी बनाकर अपने राज्य में लेकर आई। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राज्य की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हुई और भविष्य में होने वाले हमलों से ही निश्चिंत हो गए। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी हमें यह सीख मिलती है कि आप बुद्धि के जोर पर हम अपने साथ में रहने वाले गुप्त दुश्मन, सामने से लड़ने वाले दुश्मन तथा भविष्य में आने वाले खतरे, इन सब को अपने बुद्धि से खत्म कर सकते हैं।